चलिए अब आ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, किसका क्या अर्थ होता है निर्देशन का। तो बिल्कुल सीधा सीधा अगर देखेंगे तो निर्देशन का मतलब होता है कि निर्देश देना, किसी को आदेश देना और साथ में कार्य में मार्गदर्शन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिंपल ऐसे सुनते हैं निर्देशन मतलब डायरेक्ट कर दिया आपने, ओए चलो ये काम करो, ठीक है, मतलब थोड़ा सम्मान से बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं है। संगठन में जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो अगर हम किसी संगठन में प्रबंधन के संदर्भ में बात करेंगे निर्देशन की, ठीक है, तो उसमें निर्देशन क्या क्या होता है? आदेश देना निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहला इंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना, उसी को हम लोग आदेश देने को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्टिंग। अच्छा, तो आदेश देना, उसके बाद से आपने आदेश दिया, वो काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आ जाता है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। क्या आता है? पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। तो हम लोगों ने डायरेक्टिंग के अंदर ही क्या क्या देखा? इंस्ट्रक्शन आ गया, पहले इंस्ट्रक्टिंग, उसके बाद से सुपरविजन भी आ गया। तो आपने देखा काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर वहां पे किसी को समस्या आ रही है तो आप क्या करोगे? उसका मार्गदर्शन करोगे, गाइडिंग, ठीक, तो मार्गदर्शन भी आ गया। और उसके बाद से आप क्या करोगे? उसको सलाह भी दे सकते हो कि इसको इस तरह से करना चाहिए तो ज्यादा सही रहेगा, तो उसको बोलते हैं काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। अच्छा, परामर्श, ठीक। उसके बाद से क्या रहेगा? आपने देखा कि ओवरऑल चीजें ठीक नहीं चल रही हैं या आपको ऐसा लगता है, तो आपको लगातार, ठीक चल भी रही है उस स्थिति में भी आपको लगातार उनको मोटिवेट करके रखना होता है, अभिप्रेरित करके रखना होता है। तो अभिप्रेरण भी आ गया, ठीक। अच्छा, और क्या है? कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए लीडिंग, ठीक है, और लीड बाय एग्जांपल ही सबसे अच्छा तरीका देखा जाता है कि आप खुद ही इस तरह से काम करो कि बाकी सारे लोगों को लगे कि हाँ हम भी काम कर सकते हैं, मोटिवेटेड भी रहेंगे, कोई समस्या आएगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा, ये सारी चीजें देख पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन को छोड़ करके पर्यवेक्षण है, सुपरविजन है, मार्गदर्शन है, गाइडिंग है, परामर्श है, काउंसलिंग है। अभी काउंसलिंग को कुछ लोग देखिए, एक होता है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में सीखते जाइए, एक होता है काउंसिल, COUNCIL। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है कोई परिषद है, कोई पंचायत है तो उसको CIL लिखते हैं। और एक होता है COUNSEL, काउंसिल मतलब सलाह देना। तो हम लोग यहाँ पर सलाह देने वाली बात कर रहे हैं, परामर्श। अच्छा, और साथ में क्या जाता है? मोटिवेट करना और साथ में लीड करना, ये सब मिलाकर के डायरेक्टिंग का हिस्सा है। अच्छा, अब होता है कि हम लोग निर्देशन देते क्यों हैं, क्यों किया जाता है ये? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर इंडिविजुअल अपने अपने एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन वो जो एफर्ट्स लगा रहा है वो एफर्ट्स वास्तव में जो संगठन का उद्देश्य है उस दिशा में है या नहीं है, ये बात इंश्योर करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हर इंसान के द्वारा किया गया काम वास्तव में संगठन के द्वारा जो आवश्यक काम है, संगठन का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में ही लगा हो। ये इसका उद्देश्य होता है। किसका? निर्देशन का। तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, हम लोगों ने देखा ही था, मेनली प्लानिंग में आ जाता था। हम लोगों ने 5 फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें पहला था नियोजन, प्लानिंग। तो वहां से हमारे क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही निर्देशन की आवश्यकता होती है। यही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्यों किया जाता है निर्देशन? इसका ये कारण है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं विशेषताओं को देख लेते हैं। तो जो अर्थ है उसी से जुड़ा हुआ है विशेषताएं भी, ठीक है, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाए कि ये क्या होता है। तो सारे एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे और फिर हम लोग इसके महत्व की बात करेंगे। और यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें जो आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं। इस तरह की चीजों में देखिए, हमेशा प्रबंधन का जो भी चैप्टर है, पूरी बुक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आप समझते चलेंगे तो अपने आप ही आंसर्स लिख पाएंगे। इसमें बहुत रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे भी बैठ के, समझ लिया आपने तो आप सोच सोच करके भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसलिए समझना और सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है? विशेषता पहली तो यह है कि निर्देशन जो है ना, वो काम को प्रारंभ करता है। काम की शुरुआत किसी भी संगठन में निर्देशन के द्वारा होती है। अच्छा, आप कहोगे ऐसा कैसे? आप कहोगे कि आपने तो बताया था कि फंक्शन, कौन कौन से फंक्शंस थे मैनेजमेंट के? पहला तो था भाई प्लानिंग, नियोजन। आपने पहले प्लान किया अच्छे से। उसके बाद से दूसरा फंक्शन क्या था हमारा? स्टाफ, संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद से तीसरा हमारा था नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। अब ये सारी जब आप चीजें कर रहे हो तो काम नहीं हुआ। काम को शुरू करने से पहले की तैयारी हुई है। समझ रहे हैं आप? प्लान आपने किया, काम नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया, काम का जो उद्देश्य था उसके लिए आपने संगठन बनाया, लेकिन अभी काम नहीं हुआ। तीसरा आपने क्या किया? उसके लिए नियुक्त करने की आवश्यकता है, लोगों को स्टाफ लाने की आवश्यकता है, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। अभी तो आपने लोगों को नियुक्त किया है, लेकिन डायरेक्टिंग वो फेज आती है जहां पर काम की शुरुआत होती है। तो होता क्या है? नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। ये क्या करते हैं? ये काम शुरू करने से पहले की तैयारी करवा देते हैं आपकी।
आ रही बात समझ में? अच्छा, और काम शुरू करने की जब बात होती है काम करना क्या है, तो वो डायरेक्टिंग कराती है। और उसमें क्या होता है कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें, क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये तीनों चीजें हम बताते हैं। अच्छा, तो आपको समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। महत्व तो भी हम देखेंगे तो ये मैंने लिखा है 1 के बाद से 2 डैश बना दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पहली विशेषता है वही इसका महत्व भी है। सोचिए, अगर डायरेक्टिंग नहीं होगी, आपने सब कुछ प्लान एंड सब कुछ कर लिया, लेकिन आप काम शुरू करा ही नहीं पा रहे हो, तो उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? तो काम शुरू कर पाते हैं आप डायरेक्टिंग की वजह से, यही सबसे बड़ा महत्व है। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या आती है? दूसरी विशेषता आती है प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर डायरेक्टिंग हो रही होती है। ठीक है, डायरेक्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है, इसका निष्पादन होता है हर लेवल पर, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सुपरवाइजर लेवल का हो, जिसको हम लोअर मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रवाह जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है वो नीचे बात बताएगा मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट से बात लोअर मैनेजमेंट जाएगी, लोअर मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज पर जाएगी। अच्छा, कैसे होता है? तो मान लीजिए यहां पर कोई भी एक प्रबंधक है, उस प्रबंधक से ऊपर का उसका एक बॉस है जिसको हम बोल सकते हैं अधिकारी। क्या बोल सकते हैं? अधिकारी। अच्छा, और उसी प्रबंधक के नीचे एक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं अधीनस्थ, या इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या? सबॉर्डिनेट। तो अब जो सबॉर्डिनेट है ना, उस सबॉर्डिनेट को वो आदेश दे सकता है। क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। तो ये निर्देश देगा किधर? नीचे की तरफ। अच्छा, ये क्या अपने अधिकारी को निर्देश दे सकता है? नहीं दे सकता। जो इसका अधिकारी है वो इसको निर्देश दे सकता है। तो निर्देशन की जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, किसी भी संगठन में जो ऊपर से नीचे की पदावली है, उस पदावली में ऊपर से नीचे की तरफ दिशा रहती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसी चीज भी होती है जिसकी दिशा नीचे से ऊपर की हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रिपोर्टिंग। छोटा सा जो एकदम फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने वाले कोई एम्प्लॉय है, उसने देखा यहाँ पे कुछ गड़ा आ रहा है, तो वो रिपोर्ट करेगा कि देखो सर ये ठीक नहीं चल रहा। वो प्रॉब्लम बड़ी हुई तो जो सर थे लो लेवल मैनेजमेंट, वो अपने ऊपर वालों को बताएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, कि देखिए इसमें प्रॉब्लम थी। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऊपर बताएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो होगा क्या कि नीचे से ऊपर की दिशा भी होती है, जैसे रिपोर्ट देना है, फीडबैक देना है। ठीक है, कभी कभी सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसकी भी दिशा नीचे से ऊपर हो सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है। नॉर्मली नीचे से ऊपर रहती है, तो नीचे से ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, लेकिन निर्देशन की दिशा कहाँ होती है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही जैसे हैं और इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ ये जो है छोटा सा मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा बना रखा कि अधिकारी है और नीचे अधीनस्थ है, यहाँ पर कोई प्रबंधक है। तो निर्देशन की दिशा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही रहेगी। अच्छा, ये भी आसान था। अब आ जाते हैं महत्व पर। किसके महत्व पर? निर्देशन का क्या महत्व है? पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, यही महत्व है कि निर्देशन जो है वो काम को शुरू करता है। दूसरा, निर्देशन समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लोगों का मार्गदर्शन करता है। समान उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन आया ही इस वजह से था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अपना कुछ उद्देश्य था कि ये हमें काम पूरा करना है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाएगा क्योंकि एक इंसान अकेले वो उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संगठन का है, जो कॉमन है, जो समान उद्देश्य है, उनकी पूर्ति के लिए सारे लोगों का मार्गदर्शन करने का काम करता है, जो हम लोगों ने इस परिभाषा में भी देख लिया था। तो ये भी इसका क्या है? काफी इंपॉर्टेंट महत्व है। तीसरा पॉइंट क्या है? निर्देशों का क्रियान्वयन उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में हुआ है या नहीं। अब यहां पर एक बात समझिएगा, हम लोगों ने पहली बात क्या की थी कि निर्देशन का काम क्या होता है? काम को शुरुआत करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि किसी भी काम की शुरुआत करना। और काम की शुरुआत में क्या है कि कौन सा काम करना है, क्या है काम, कब करना है, कैसे करना है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ता है निर्देशन में कि काम को जिस परिप्रेक्ष्य में पूरा करना था उसमें हुआ है या नहीं। आप समझ रहे हैं? निर्देश जो आपने दिया उसका जो क्रियान्वयन है वो उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में हुआ है या नहीं, ये भी इसी का एक एस्पेक्ट है। तो इसी का हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट है इसको एक तरह से लिखा जा सकता है क्या? फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक, आप ऐसा समझ लो, ये दोनों लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बता दिया इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद उसका क्रियान्वयन नहीं देखा तो वो भी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुपरविजन भी आ रहा था ना। देखिए, आपने इंस्ट्रक्ट किया था, इंस्ट्रक्ट करने के बाद से पर्यवेक्षण भी आ रहा था, सुपरविजन भी आ रहा था, और उसके बाद से फिर मार्गदर्शन आ गया था। तो एक तरह से ये जो मार्गदर्शन लिखा हुआ है ना, लोगों का मार्गदर्शन करना, ये भी यहीं से आ गया। ऐसे ही आगे वाले पॉइंट्स भी हैं, वो भी आप यहां से इस डेफिनेशन को अगर ठीक से लिख लेंगे तो इससे हमारे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? कर्मचारियों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूर्ण प्रयोग में मदद करता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, आपने अगर उसका सुपरविजन किया और आपने आइडेंटिफाई किया कि इसकी ये प्रॉब्लम है, आपने उसको बताया, आपने उसको गाइड किया, तो वहां से उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो उसकी जो योग्यता क्षमता थी उसके पास, आपने उसकी जो प्रॉब्लम आ रही उसको ठीक करा दिया, तो उसकी योग्यता और क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग हो पाया। और किसके लिए हो पाया? आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उस एंगल से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि
अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका इफेक्टिव डायरेक्शन नहीं होगा, इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रोसेस नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा कि जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमताओं का उतना अच्छा उपयोग नहीं हो पाएगा किसी भी संगठन में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है महत्व में, संगठन में आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने में सहायक होता है डायरेक्टिंग। समझिए, मान लीजिए कि कोई नया सिस्टम आप लेकर के आ रहे हो, अकाउंटिंग हो रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग है, लेखांकन की प्रक्रिया है, आपने बोला कि नहीं नहीं अब हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है ना कि परिवर्तन को लेकर के जो संगठन होता है उसके लोग बहुत हैप्पी नहीं होते, खुश नहीं रहते। वो बोलते हैं कि ये तो बड़ी समस्या आ गई। नई एक न्यू पेंशन स्कीम आई थी एनपीएस, मनमोहन सिंह सरकार 2004 या 5 में लेकर के आई थी, तो उसमें भी कई बार ऐसा बुलाया था इसमें कई फायदे भी है। कभी कभी ऐसा भी होता कि कर्मचारियों के लिए फायदे की चीजें उसके बाद भी रेजिस्टेंस होती है परिवर्तन को लेकर के, थोड़ा सा एक नॉर्मली ऐसा देखेगा एक इस तरह की प्रवृत्ति होती है, एक इस तरह की टेंडेंसी होती है कि हम परिवर्तन नहीं होने देंगे, जैसा है वैसा चलने दो। तो ऐसी स्थिति में अगर मैनेजमेंट अपने डायरेक्टिंग रोल को अच्छे से प्ले करे, डायरेक्टिंग क्या, आपने निर्देश दिया और निर्देश देने के साथ साथ आपने एक्सप्लेन किया कि आप ये परिवर्तन क्यों लेकर के आ रहे हो, आपने उद्देश्य समझाया, संप्रेषण किया, कम्युनिकेट किया, ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा आपने क्या किया, आपने उद्देश्य समझाने के बाद से तो जो एम्प्लॉयज उनको लगेगा कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन साथ में उनको ये भी लग सकता है कि मुझे तो इसकी ट्रेनिंग पता ही नहीं है, ये करना कैसे है, तो आप उनकी ट्रेनिंग भी इंश्योर करते हो, आप उनके प्रशिक्षण की बात भी करते हो, और आप ये भी बोलते हो कि इस परिवर्तन की वजह से होने वाला जो फायदा है वो आपको भी मिलेगा, तो आप उनको इंसेंटिव भी दे सकते हो, एक प्रतिफल देने की बात कर सकते हो, एक प्रेरणा देने की बात कर सकते हो, और अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने व्यवहार से अभिप्रेरित तो कर ही सकते हो, आप इंस्पायर कर ही सकते हो। आपने खुद से उस चेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, आप मैनेजर हैं, तो बाकी एम्प्लॉइज को लगेगा कि अरे मैनेजर साहब ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो ये होता क्या यहाँ पर कि जो चेंज हो रहा होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कई बार जो लो लेवल एम्प्लॉइज हैं या काम करने वाले लोग हैं जो प्लानिंग लेवल पर नई चीजें देख पा रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बात चल रही है, या फिर जो व्यावसायिक पर्यावरण है, वातावरण है, वहां पर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, उनको ये सब तो नहीं पता है, वो तो अपना काम कर रहे थे, तो उनको नहीं समझा था कि हमारा काम क्यों बदल रहे हो आप। तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीजें कम्युनिकेट कर पाना, उनको ट्रेन कर पाना और उनको इंसेंटिव देना, ये सारा एस्पेक्ट भी है ना, अभिप्रेरित करना, संप्रेषण करना, प्रशिक्षण दे सकते हो आप, उनको प्रतिफल इंसेंटिव दे सकते हो। इन सबसे क्या हो जाता है कि जो परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन, वो आवश्यक परिवर्तन है, ये करना ही पड़ेगा, तभी आपका फर्म या कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी, या फिर उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस तरह के परिवर्तनों को लागू करने में मददगार होता है क्या, डायरेक्टिंग, निर्देशन, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। किस तरह से स्थिरता बनाने में, तो स्थिरता में होता क्या है कि अगर देखिए डायरेक्शन में एक तरह का एक पूरी चेन बनी हुई है, ऊपर से आपको निर्देश मिला, आपने नीचे दिया, नीचे वाले ने और नीचे को दिया, नीचे वाले ने और नीचे को दिया, तो पूरा एक फ्लो अच्छे से मेंटेन्ड है, तो उससे क्या होता है, संतुलन रहता है, कहां से चीजें कहां जा रही हैं उसकी दिशा तय है, क्लैरिटी है। ठीक, फेओल का आप याद करिए प्रशासन का सिद्धांत, जिसमें बोला गया था कि एक ही चेन होनी चाहिए जिससे कि कंफ्यूजन ना एम्प्लॉय को, जबकि टेलर साहब ने बताया था तो उसमें कंफ्यूजन की सीन बन सकता था, लेकिन उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर बात की थी जिसमें 8 सुपरवाइजर्स होते थे। तो पॉइंट क्या है कि जो निर्देशन की दिशा है वो फिक्स रहेगी, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो नहीं होते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।